हाय फ्रेंड्स। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियोस जब यूट्यूब पे देखता हूँ, कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं और उनकी बातें सुनता हूँ तो सीखने को मिलता है। लेकिन जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो मैं कई बार देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों की ये कमेंट होती है वहाँ पर कि जो भी इस वीडियो में प्लैनेट्स की पोजीशन बताई गई है, मेरे ग्रह भी वहीं बैठे हैं, वैसे ही बैठे हैं, लेकिन जैसा बता रहे हैं वीडियो में, मेरे साथ तो वैसा नहीं हो रहा है। राइट, इस तरह की बातें आती हैं। और दूसरी चीज़, बहुत सारी रेमेडीज़ के बारे में बात होती है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस को देखें तो छोटी छोटी रील्स आती हैं जिसके अंदर कहते हैं कि जिसका केतु और चंद्रमा साथ हो उसको ये कर लेना चाहिए, जिसके राहु और जुपिटर साथ हों उसको ये कर लेना चाहिए, जिसके राहु 6th हाउस में हो उसके साथ ऐसा होगा, उसे ये करना चाहिए। तो ये जो एक एक मिनट के वीडियोस होते हैं तो उस पर भी मैं कई बार कमेंट देखता हूँ कि मैंने ये किया, मुझे फ़ायदा नहीं मिला। तो मैं इन्हीं चीज़ों को लेकर के दो तीन चीज़ें मैंने सोचा कि इसको मैं ज़रूर बताऊं और ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इस पॉइंट को भी इंक्लूड करेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं यहाँ से एस्ट्रोलॉजी पढ़ के, यहाँ से सुन करके, और जब मैंने उसको अप्लाई किया तो वैसे रिजल्ट्स नहीं आए। तो इन सबको हम अभी इंक्लूड करते हैं। पहली बात, तो आप ये समझिए कि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहे हैं इस तरीके से कि आपने एक रील देखी या आपने दो तीन वीडियो देख लिए जिसमें आप ये जान गए कि प्लैनेट क्या होता है, भाव क्या होते हैं, दृष्टि क्या होती है, अगर आप इतना भी सीख गए, ठीक है, और आप उसके बाद में अगर आप गेस वर्क कर रहे हैं या आप उसको अप्लाई कर रहे हैं लॉजिक को दो चार वीडियोस देख करके, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप एक उदाहरण लीजिए, जैसे इंडिया में आप देखते होंगे बहुत से स्कूलों में फ़्रेंच पढ़ाई जाती है, ठीक है, या बहुत से लोग खुद से भी फ़्रेंच पढ़ने का एक ट्रेंड रहा है मेट्रो सिटीज़ में कि बच्चा फ़्रेंच पढ़ेगा, कोई भी एक विदेशी लैंग्वेज पढ़ेगा। तो आप फ़्रेंच पढ़ के फ़्रेंच भाषा तो जान सकते हैं, आप फ़्रेंच बोलना आपको आ सकता है, फ़्रेंच समझ में आ सकता है, लेकिन एक चीज़ आपको समझना है कि फ़्रेंच भाषा का जो विकास है वो फ़्रेंच कल्चर में हुआ, ठीक है। इंडिया में बैठकर फ़्रेंच पढ़ने से आप फ़्रेंच कल्चर को, फ़्रेंच सभ्यता को और फ़्रेंच और फ्रांस की संस्कृति को नहीं समझ सकते। फ़्रेंच भाषा फ्रांस में निकली, राइट, हज़ारों साल की या सैकड़ों साल की जितनी भी उनकी हिस्ट्री होगी, उसके साथ उतनी सारी एक सिविलाइजेशन जुड़ी हुई है, उसके साथ उतनी बड़ी एक लेगेसी जुड़ी हुई है। उसी तरीके से ज्योतिष के साथ हज़ारों वर्षों का एक इतिहास है। ज्योतिष वेदों में से निकली है, तो आप सोच लीजिए कितनी पुरानी है। ज्योतिष वेदों में लिखा है कि वेद को समझने का जो ऐनक है, वेद को समझने के लिए जिस दृष्टि की ज़रूरत है वो दृष्टि ज्योतिष है। तो ये वहाँ से चली आई है ज्योतिष आज तक, और उसके बाद उसमें बहुत सारे इसके अंदर डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसमें बहुत सारे विकास हुए हैं, इसमें समय के साथ बहुत चेंजेस हुए हैं, जिसे देश काल पात्र कहते हैं। तो थोड़े से वीडियोस देख करके और कुछ थोड़ी सी रेमेडी देख करके कि बस आप भाव देखना जान गए कि वो बता रहा है कि राहु छठे हाउस में, तो आप देख लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं कि क्या आपका सूर्य इस नक्षत्र में बैठा है, क्या आपका केतु इस नक्षत्र में बैठा है, क्या आपका चंद्रमा इस नक्षत्र में बैठा है, आप उतना सब देख पाते हैं और आपको लगता है उतने से आपको ज्योतिष आ गई। तो आप ये समझिए कि ये पीएचडी से भी बड़ी डिग्री की तरह है, इसका कोई अंत नहीं है। तो एक तरीके से आपको केवल भाषा नहीं समझनी है, ज्योतिष की रेमेडी करने के लिए, ज्योतिष का फ़ायदा लेने के लिए और किसी और के जीवन में उत्थान करने के लिए आपको पूरी सिविलाइजेशन को इसके पीछे की समझना है, कल्चर को समझना है। उस उदाहरण से लिंक कर रहा हूँ मैं अभी कि जैसे फ्रेंच के साथ आप कम्युनिकेट करने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन पूरे फ्रांस को नहीं समझ सकते, उसके कल्चर को नहीं समझ सकते। तो ये इस बात को आप बहुत ध्यान दीजिए। मैंने इस पर जानबूझ के इतना डिटेल्ड आपको जोर दिया कि ज्योतिष बहुत गहरा है। ज्योतिष को समझने के लिए आप सोचिए, जो व्यक्ति वेद पढ़ना चाहता है, जो वेद को समझना चाहता है, तो क्या मैच्योरिटी होनी चाहिए उसकी। उस मैच्योरिटी वाले व्यक्ति के लिए ये है, क्योंकि ये इसको समझने के बाद तो उसे दृष्टि आएगी। ज्योतिष खुद ही इतना डिफ़िकल्ट, इतना कॉम्प्लेक्स और इतना हाईफाई, इसमें सब कुछ आ जाता है ना। इसमें फ़िलॉसफी है, इसके अंदर आध्यात्म है, इसके अंदर मटीरियल लाइफ है, इसके अंदर मटीरियल लाइफ के कंपोनेंट्स हैं। हर एक वस्तु, हर एक चीज़ किसी प्लैनेट को दर्शाती है। एक किताब को अगर आप अपने घर के किसी कोने में रखते हैं तो आपका कोई प्लैनेट बली होता है और कोई प्लैनेट कमज़ोर हो सकता है, जो किताबें आप पढ़ते हैं।
तो आपके जुपिटर की प्लेसमेंट कैसी है आपके बर्थ चार्ट में, और अगर आपको जुपिटर से संबंधित समस्याएं आ रही हैं तो आपको फला सेक्शन में घर के अगर वहाँ पे किताबें बिखरी पड़ी हैं उसे ठीक करने से भी फ़र्क पड़ता है। यानी कि चीज़ें भी कनेक्टेड है ज्योतिष में आपके शरीर के अलावा। तो ये बहुत गहरा विषय है। तो ज्योतिष की कोई रेमेडी या 1 मिनट में पढ़ के आप उसे सही गलत नहीं समझ सकते, इसके लिए आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत है। और हम सब जानते हैं कि बहुत से लोग हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये पूरा बिज़नेस बन चुका है ज्योतिष, जिसके अंदर लोग बस थोड़ा सा देख करके, मैं तो एस्ट्रोलॉजर्स को भी देखता हूँ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में एक छोटी सी चीज़ देखते हैं और बता देते हैं आपका तो ऐसा है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ज्योतिष के लिए बहुत डीप जाना पड़ता है, एस्ट्रोलॉजर को साथ बैठ के समझना है क्या असर उस पर आ रहा है। कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में ख़राब है लेकिन आपको ख़राब रिजल्ट नहीं दे रहा है, वो फट से बता देंगे इसकी रेमेडी कर लो। अगर आपको वो दिक्कत नहीं आ रही है तो आपको रेमेडी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको अगर किसी प्लैनेट से, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज शनिवार है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। शनिवार पे लोग शनि जी के मंदिर जाते हैं। ठीक है, शनि जी के मंदिर में आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो एक थाली सजा के कई जगह दे देते हैं, जिसके अंदर एक छोटी सी रिंग होती है जिसे कहते हैं लोहा। वो बेसिकली वो इंडिकेट करती है, आपको तो पता नहीं, आप तो 50 रुपये दे दिए, पूरी थाली आपने ले ली, उसमें 2 दिया है, माचिस रखा है, उसने तिल रखा है और क्या क्या रखा हुआ है, बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, फूल रखा हुआ है। तो आप क्या करते हैं कि आप सब कुछ जाके चढ़ा देते हैं। अब मान लीजिए आप शनि जी के मंदिर गए, ठीक है, और आपके शनि बहुत अच्छे हैं और आपको शनि से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको शनि का लोहा दान नहीं करना चाहिए, उससे शनि की पावर कम हो जाती है ना। जस्ट ब्लाइंड फॉलो नहीं किया जाता। तो शनि भगवान को तेल चढ़ाना सबके लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन तेल का दान कर देना शनि की ताकत को कम करना है। उसी प्रकार लोहे का दान करना, जो आप चढ़ाते हैं वो दान हो जाती है, शनि की शक्ति कम होती है। ठीक है, तो ये बहुत एक छोटी छोटी चीज़ कनेक्ट। आपको तो एक थाली मिल गई तो आपको ये पता होना चाहिए क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। उसी तरीके से हर रेमेडी बहुत गहरी है, उसकी समझ बहुत गहरी है। ये एक पहलू है, और आपको ये इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगा खाली पढ़ के। तो ये जो 1 मिनट के वीडियोज़ आते हैं, इसको देख करके कोई रेमेडी मत किया करिए प्लीज़। और ना ही कोई अंगूठी पहन लिया करिए, जैसे बता दिया कि आपके बुध ग्रह, मर्क्यूरी ग्रह अगर 9वें भाव में है तो आप मर्क्यूरी की अंगूठी पहन लीजिए। ठीक है, अब आपके बुध ग्रह की अंगूठी आपको पता है, आपके 9वें भाव यानी परम भाग्य के स्वामी हो गए, तो आपने देखा था कि हाँ उसकी तो ये अंगूठी होती है, आपने पहन ली। लेकिन विद्वान कहते हैं कि जब उनका संबंध 9वें भाव से होता है तो विपरीत रिजल्ट मिलते हैं अंगूठी पहनने पे, कुछ नुकसान भी होता है। तो इस तरह ऐसे नहीं होता है, रेमेडी अपने आप नहीं करनी चाहिए और एक वीडियो देख करके जज नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं जो उतनी गहराई से निष्काम भाव से देखते हैं। एस्ट्रोलॉजर के अंदर लालच नहीं होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर के अंदर अपना फ़ायदा करने का भाव नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को ढूंढिए जो बिल्कुल साफ मन से सच बताते हैं आपके लिए। अपनी फ़ीस वो लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बताएंगे वो साफ बताएंगे आपको, जो सही है वो बताएंगे, जो आपकी काउंसलिंग करेंगे, जो आपको समझाएंगे। आपका समझना बहुत ज़रूरी है। आपके प्लैनेट की पोस्टिंग किसी भी पर्टिकुलर नक्षत्र में या राशि में आपको क्या मैसेज दे रही है, आप वो समझिए, उसको अपनी लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट करिए और अपनी लाइफ में सही अप्लाई करिए, तब आपको बेटर चेंजेस मिलेंगे। दूसरी चीज़, ज्योतिष इसलिए नहीं है कि आपको, जो एक उदाहरण देता हूँ, अब आपने कहीं देखा कि यदि मकर राशि में यानी चौथी राशि में, 4 नंबर की राशि में चंद्रमा और जुपिटर साथ बैठ गए तो ये एक गज केसरी योग हो गया। और अगर यह केंद्र में बन गया, जो केंद्र भाव होते हैं, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, अगर इसके अंदर बन गया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग है। अब आपने ये पढ़ लिया, इसको सभी एस्ट्रोलॉजर बताएंगे, और उसमें से आपने देखा, उन्होंने कहा बस आप तो करोड़पति बन जाओगे। अब आप करोड़पति नहीं बन रहे हो, तो आप कहोगे मैं तो 40 साल का हो गया, 45 साल का हो गया, मैं तो करोड़पति नहीं हुआ, तो ये एस्ट्रोलॉजी झूठी है। तो ऐसा नहीं होता है। उसका कंप्लीट नॉलेज ये है कि आपको ये भी देखना होता है, ये बिल्कुल योग सही है। अगर केंद्र में, अगर कर्क राशि में अगर ये योग बनता है तो वहाँ जुपिटर उच्च के होते हैं और वहाँ पर चंद्रमा के साथ स्वराशि में चंद्रमा मिलकर गज केसरी योग बनाते हैं। आपकी कुंडली में ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली के लिए जुपिटर एक्टिव किस हाउस के डिस्पोजिटर हैं। अगर वो बुरे हाउसेस के डिस्पोजिटर हैं तो उस कुंडली में, आपकी उस व्यक्ति की कुंडली में जुपिटर बुरे भाव के स्वामी भी तो हैं। इसके अलावा
केवल योग पे आते हैं। गज केसरी योग की स्ट्रेंथ देखनी होती है। स्ट्रेंथ दिखती है नवमांशा से हर प्लैनेट की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं गए और आपने जाकर के कहा, मान लीजिए आप किसी एनजीओ में गए और आपने देखा आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, आपके अंदर से आवाज़ आई मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए दान करना चाहता हूँ। आपने कह दिया, आपका भाव है, ठीक है, आपने कह दिया कि मैं 10 लाख रुपए दान करना चाहता हूँ। इसे कहते हैं आपका कमिटमेंट। आप इतना देना चाहते हो, आपने मुंह से कह दिया। तो आपका D1 चार्ट इस प्रॉमिस को दिखाता है कि मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब वो व्यक्ति वापस आता है और अपने बैंक में देखता है, अरे यार मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मेरे खाते में तो 5 ही लाख रुपए बचे हैं, मैं तो कई दिन से खर्च कर रहा हूँ, मैंने इधर ध्यान ही नहीं दिया। खाते में पैसा नहीं है तो 10 लाख ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। कुंडली में प्रॉमिस ज़्यादा है लेकिन स्ट्रेंथ कमज़ोर है ग्रह की। अगर नवमांशा में किसी ग्रह की स्ट्रेंथ कमज़ोर है तो वो आपको उतना दे ही नहीं पाएगा। गज केसरी योग बन गया लेकिन आपके नवमांशा में यदि जुपिटर और चंद्रमा कमज़ोर हैं तो ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बैंक बैलेंस नहीं है देने के लिए, राइट। उसे कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट, ये भी देखा जाता है। तीसरी चीज़, अब आपको किसी ने कह दिया था कि भैया गज केसरी योग है, करोड़पति हो जाओगे, ठीक है, बिल्कुल करोड़पति बनते हैं लोग। लेकिन पॉइंट ये है कि ये भी तो देखिए कि हर व्यक्ति की जर्नी अलग जगह से शुरू होती है। एक व्यक्ति एक गांव में एक किसान के परिवार से निकला जिनके घर में बिल्कुल बेसिक सुविधाओं का भी अभाव था। वो अगर वहाँ से निकल कर यहीं 50,000 रुपये भी कमाने तक पहुँचा, जिस घर में 5,000 रुपये की इनकम नहीं थी, पूरी जनरेशन उसमें से एक लड़का अगर 50,000 पहुँचता है तो आज भी उस घर के लिए 50,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इससे वो करोड़पति कभी नहीं बनेगा 6 लाख रुपए पाने से, ठीक है। लेकिन फिर वो लड़का उसके आगे बढ़ के 1 लाख रुपए तक भी पहुंच जाता है 40 साल की उम्र तक। तो 1 लाख रुपए की सैलरी आजकल बहुत ज़्यादा नहीं है, वो करोड़पति नहीं बन सकता इसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको पूरे परिवार का खर्च उठाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ से शुरू किया था अगर वो देखे कि क्या ये फैमिली की सोच भी थी कि कोई यहाँ पहुँचेगा, तो आपको इस युति ने वो दिया। तो आप लिटरल वर्ड्स मत पकड़िए कि एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया करोड़पति बन जाएंगे। इस तरह से मैपिंग होती है। तीसरी चीज़, आपकी कुंडली में अगर ये, अब मान लीजिए नवमांशा भी ठीक है और यहाँ पर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी योग बना हुआ है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कभी कभी उस ग्रह को एक्टिवेट करना होता है। आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हो सकता है आप जाने अनजाने जो काम कर रहे हैं, आपकी जो हैबिट्स हैं, आपका उठना बैठना, आपके खाने पीने का तरीका, ठीक है, वो जुपिटर को पसंद नहीं आ रहा या इस युति के अनुकूल नहीं है, तो वो इस युति को कमज़ोर कर रहा है, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल, जुपिटर को नॉनवेज नहीं पसंद है, ठीक है, जुपिटर गुरु हैं, उनको ज़्यादा नॉनवेज पसंद नहीं है, उनको तामसिक होना पसंद नहीं है। अब बहुत से लोग खाते ही हैं और मैं कभी नॉनवेज खाने के विरोध में ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन आपको, जैसे मान लीजिए आपने गुरुवार को नॉनवेज खाना छोड़ दिया, इसे कहते हैं सैक्रिफाइस देना एक तरीके का। तो आपने अपने जुपिटर के लिए ये किया कि मैं गुरुवार को नहीं खाऊंगा नॉनवेज, तो आपने उनके लिए छोड़ा, सात्विक भाव लाए, आपने किताबें पढ़ना शुरू किया, आपने फिलॉसफी पढ़ना शुरू किया, तो आपने जुपिटर को हैप्पी किया। एक जगह तो आप नहीं कर पा रहे लेकिन दूसरी जगह से किया। अपने जीवन में जुपिटर के काम लाने से, जुपिटर स्वार्थी नहीं है। यदि आप में आप बहुत स्वार्थी टाइप का आपका नेचर बन गया फॉर सम रीज़न, किसी मजबूरी से या जो भी है, तो या किसी माहौल की वजह से, तो आपकी वो युति एक्टिवेट नहीं हो रही है गज केसरी योग, ठीक है। तो ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है। तो जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करते हैं तो वो आपको वो पॉसिबिलिटीज़ देता है कि ज़रा ये करके देखो। जैसे मैं भी किसी को बताता हूँ तो मैं कहता हूँ आप ये ज़रा करके देखिए। अब कोई नॉन वेजिटेरियन है, मैं उसका पूरा नॉनवेज कभी बंद नहीं कराता। जैसे कुछ सीधे कह देते हैं नॉनवेज खाना बंद कर दो, मुश्किल है उसके लिए, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कराइए। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है उस व्यक्ति में भाव पैदा हो। एस्ट्रोलॉजर से बात करके उस व्यक्ति के अंदर वह भाव पैदा होना चाहिए जुपिटर के प्रति, चंद्रमा के प्रति। अपने मदर का पैर छूना शुरू करें, ठीक है, चंद्रमा भी एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये अब ये प्लेसमेंट कैसी बन रही है, जुपिटर किस भाव के स्वामी हैं, ये पूरा चार्ट देख के समझ में आता है। एक और पॉइंट, अब मान लीजिए किसी ने एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ ली, ठीक है, वो ये सब भी देख रहा है। एस्ट्रोलॉजी कुंडली के 8वें भाव से देखा जाता है। 8वें भाव को वो भाव कहते हैं जहाँ घुप अंधेरा है, जहाँ कुछ नहीं दिखता। इट इज़ द डार्क हाउस, इट इज़ अबाउट द डार्क सीक्रेट्स, ठीक है। जहाँ नहीं दिखता, आंखें हैं ही नहीं, दिख ही नहीं सकता, वहाँ पर आप सिक्स्थ सेंस से काम करते हैं, राइट।
अंधेरे में आप अंदाज, आप सोचिए आप एक अंधेरे कमरे में चले गए, तो आप लाइट अचानक चली जाए, आप वॉशरूम में हैं, आप कहीं हैं, बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया, तो आप अंदाज से टच करते हुए निकलते हैं, फील से निकलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो 8th हाउस से देखी जाती है। इसके नेचुरल ओनर केतु को माना जाता है, और केतु का भी सर नहीं है, सर नहीं है तो आंखें भी नहीं है ना, इंट्यूशन है, केतु इंट्यूशन है। तो एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल्सो अबाउट इंट्यूशन। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी करने के लिए ब्लेस्ड होते हैं, तो जैसे ही वो किसी चार्ट को देखते हैं, उस इंसान के ऑरा से जुड़ते हैं, वहाँ पर उन्हें इंट्यूशन के थ्रू, ईश्वरीय शक्ति के थ्रू आता है कि ये चीज़, अचानक से देखते देखते फोकस एक ही प्लैनेट पे जाता है। और कई बार तो बिना चार्ट देखे, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, बिना चार्ट देखे मैंने अगर किसी व्यक्ति को कहा कि मुझे सैटर्न दिखाई दे रहा है, और उसको जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी कुंडली खोलने पर सैटर्न का वहाँ से डेफिनेटली संबंध निकलता है। कभी कभी लगता है 8th हाउस एक्टिवेट दिखा रहा है, कभी कभी लगता है 6th हाउस दिखा रहा है, वो एक्टिवेट होता है, और उससे जुड़ा हुआ कुछ रेमेडी बताने पर उस व्यक्ति को फ़ायदा भी होता है, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा उसे समझाने पर, और जब वो व्यक्ति अपने में भाव पैदा करता है, तो भाव पैदा करने के लिए एस्ट्रोलॉजर के अंदर काउंसलिंग एबिलिटी होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजर को बहुत ही वास्ट व्यू होना चाहिए, जिसे बहुत कुछ पता है आध्यात्म के भी बारे में, मटीरियल दुनिया के बारे में, जिसे फ़िलॉसफी भी पता है, जिसे डिफरेंट कल्चर के लोगों के बारे में पता है, लोगों का उठना बैठना पता है, उन सबको मिला करके काउंसिल करना आसान होता है, और जिसका सोच बहुत वास्ट है। इन सब के साथ ईश्वरीय कृपा भी आवश्यक है, तब जाकर एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली काम करती है, ठीक है। तो बस ये देख लेने से, अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति की सैटर्न की दशा चल रही है, शनि की, और शनि अगर उसकी कुंडली में रेट्रोग्रेड है, यानी सैटर्न लिखा है और ब्रैकेट में आर लिखा है, या हिंदी में वक्री लिखा है, और यदि सैटर्न की दशा चल रही है, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अक्सर वो आदमी, उसे नहीं नोटिस होगा, उसको नहीं ध्यान जाएगा, लेकिन उसको ना अचानक से बैठे बैठे कई बार आपको ऐसा दिखेगा, वो ऐसा करेगा, अरे मैं भूल तो नहीं गया, मैं वहाँ मोबाइल तो नहीं भुलाया, मैं अपना वॉलेट तो नहीं भुलाया, अरे मैं जब निकला तो मैंने अपना घर लॉक किया या नहीं किया। इस तरीके से ना बहुत अचानक से होगा। यानी हम सबको ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, हमें लगता है मैं भूल तो नहीं गया, मैंने किया था कि नहीं, रिलैक्स होकर सोचते हैं, उसका झटका सा आएगा एक, ठीक है। अब ये चीज़ मैं बोलूँ तो जिसकी सैटर्न की दशा चल रही होगी, रिसेंटली ऐसा हुआ, मैंने किसी को कहा तो नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब संजोग से वो 2 दिन मुझसे 2-2 घंटे मिले, संजोग की बात है, और उतनी 2 दिन में ही 2-2 घंटे में ही ऐसा 3 से 4 बार हुआ, और लिटरली बिल्कुल झटके में अचानक से बैग खोल के सब कुछ देखने लगे। इट वॉज़ अ वेरी स्मॉल थिंग। फिर मैंने उनको हाईलाइट किया कि आप याद करिए, कल भी ऐसा आपके साथ 2 बार हुआ था, आज भी आपके साथ ऐसा 2 बार हुआ। जब मैंने आपसे पहली बार पूछा था, पहले ही दिन, पहली ही मुलाकात में, कि क्या आपको ऐसा होता है, क्योंकि उनकी सैटर्न की दशा चल रही थी, मैंने कहा ऐसा होता है, तो आपने कहा था नहीं ऐसा तो नहीं होता। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, आपको जो सिम्टम्स बताए जाते हैं, आप उसे डीकोड नहीं कर पाते, है ना, उसको आप डीकोड नहीं कर पाते, तो ये चीज़ होती है। अब जैसे किसी के जुपिटर की दशा चल रही है, ठीक है, अब वो रिलेट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो अपने मन के अंदर झांकेगा तो उसको अपने में एक बदलाव डेफिनेटली दिखाई दिया। जैसे ही जुपिटर की दशा शुरू होती है, उसको ऐसा फील होगा कि जैसे वो व्यक्ति ना थोड़ा सा दूसरों के प्रति सॉफ्ट हो गया है। जैसे पहले आपने किसी को पैसे दिए, आपने 100 रुपये दिए, 95 रुपीज़ हुआ, तो आप 5 रुपये नहीं है तो आप खड़े रहोगे, ठीक है 5 रुपये ले आओ, छुट्टा करा के लाओ, ठीक है। जुपिटर की दशा अगर आपकी अभी शुरू हुई है, जस्ट शुरू हुई है, बदलाव अभी जस्ट आया है, आप नोटिस करोगे, आप अक्सर कह दोगे अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, रख लीजिए या बाद में कर लीजिएगा। उस पैसे को पकड़ने वाला भाव ना कम सा हो गया है। क्यों? क्योंकि जुपिटर को मटेरियल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है ना। या कोई अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो आप कई बार सोचोगे अच्छा ठीक है चलो आप पैसे में, अगर मान लीजिए आपने सब्जी वाले से पैसे लिए, आपने उससे कम करा लिया, और उसके बाद आप ये भी पूछोगे ठीक है ना, कम तो नहीं है देते देते, नहीं तो ठीक है आप जा, कोई बात नहीं, चलिए 10 रुपये और रख लो। ये भाव आप में थोड़ा सा आया है क्या? देखिए, जैसे ही जुपिटर की दशा शुरू हुई है, अब अगर आपकी जुपिटर की दशा 15-20 साल से चल रही है और 15 साल पहले आप छोटे बच्चे थे, आप 10-12 साल के थे, तब से चलती आ रही है, तो आपको नहीं याद आएगा। लेकिन अगर रिसेंट चेंज है, किसी की जस्ट राहु की दशा शुरू हुई, आप देखिए, उसको पूछिए, उसके अंदर डिज़ायर जागी होगी कुछ करने की, मेरी अपनी एक पहचान हो, मेरा अपना एक चैनल हो, या मेरा ये काम हो जाए, मेरी एक दुकान बन जाए। पहले के कंपैरिजन में डिज़ायर सब में होती है, लेकिन इस व्यक्ति को पहले के कंपैरिजन में इस समय वो डिज़ायर ड्रिवन होगा।
डिज़ायर पाने की कोशिश कर रहा होगा, और अगर उसे अपने आप को ध्यान देना चाहिए कि वो अपने एम को फुलफ़िल करने के लिए कई बार गलत रास्ते पे ना चला जाए, क्योंकि राहु की एनर्जी वैसी मेलेफिक होती है, वो टेंड कर देती है। लेकिन अगर सही रखेगा तो ये बंदा इतना एफर्ट लगाएगा, वो खुद ही कहेगा कि हाँ यार मैं कुछ करने के लिए, किसी ने कहा ना कि यार आपको उधर जाना पड़ेगा, वहाँ पूछना पड़ेगा, वहाँ वो दौड़ दौड़ के सब जगह चला जाएगा। डिज़ायर उसे एकदम दौड़ाएगी, उसे ताकत देगी। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन लोग डिकोड नहीं कर पाते उसको, कि राहु को मैं रिलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ मेरी लाइफ में, क्योंकि आपको डिकोड करने नहीं आता। एक प्लैनेट अपने आप को बहुत तरीके से रिप्रेजेंट करता है। सो दोस्तों, इन शॉर्ट, अगर मैं क्रक्स इस वीडियो को एंड करूं, सिर्फ वीडियो देख करके कभी भी कोई अंगूठी मत पहन लीजिए। वीडियो देख करके रेमेडी मत शुरू करिए, इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। ठीक है, बेसिक है। ठीक है, आप हाथ जोड़ लीजिए प्लैनेट के सामने, बीज मंत्र होते हैं, आप वो पढ़िए। लेकिन बीज मंत्र पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है, प्लैनेट के बीज मंत्र होते हैं। लेकिन फिर आप गूगल करोगे, बीज मंत्र की जगह कोई और मंत्र मिल गया, तो फिर उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए बीज मंत्र पता होने चाहिए, वही मंत्र, उससे नुकसान नहीं होता। किसी भी प्लैनेट का बीज मंत्र पढ़ने से आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, या तो फ़ायदा होगा या नहीं होगा, या थोड़ा होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अपने आप अगर करना है तो। और बीज मंत्र मैंने क्यों कहा ज़्यादा बेटर है, कि यदि कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर जिसके पास वो सिक्स सेंस है, जिसको वो चीज़ें एक्टिव हो गई हैं, जब वो उस मोड में कह देता है तो वो मंत्र एक्टिवेट हो जाता है। जब कोई एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडी देता है, अगेन वो एस्ट्रोलॉजर जिसके अंदर स्वार्थ नहीं है, जिसके ऊपर वो ब्लेसिंग है, जो ज्योतिष को दूसरों के भले के लिए सीख रहा है और उसके लिए कर रहा है, भले ही फीस ले, लेकिन वो उसका भाव बहुत साफ है। ठीक है, कि सही बताने के लिए, उसके मन में कहीं भी फरेब नहीं है, तो और उस पर ब्लेसिंग है, उसके द्वारा दिया गया मंत्र आपको मेजर फ़ायदा करेगा, उसके द्वारा दी गई रेमेडी आपको मेजर फ़ायदा करेगी। राइट। और ज्योतिष कई बार की 2-3 बार मिलना, प्रोग्रेस को देखना, समझना, बिल्कुल उस तरीके से होता है जैसे आप डॉक्टर से दवा लेते हैं, और डॉक्टर से दवा लेने के बाद आप दोबारा दिखाने जाते हैं, तिबारा दिखाने जाते हैं। ठीक है, कुछ डॉक्टर होते हैं दोबारा की फ़ीस लेते हैं, कुछ डॉक्टर बेचारे नहीं लेते हैं। राइट, लेकिन जाना तो पड़ता है, डॉक्टर आपका प्रोग्रेस देखता है, क्योंकि डॉक्टर भी अंदाज से दवा देता है। तो एस्ट्रोलॉजी भी कुछ नहीं है, दवा ही है। ठीक है, तो ये दवा ही है। अष्टम भाव जहाँ ज्योतिष देखी जाती है, वहाँ से मेडिसिन भी देखी जाती है, ट्रीटमेंट भी देखी जाती है, हीलिंग भी देखी जाती है। सारी चीज़ें, हील करना, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू गाइड करना, ठीक है, या डॉक्टर के द्वारा दवा देना, ट्रीट करना, ये सब एक ही चीज़ है, एक ही तरह की चीज़ है जो अष्टम भाव से देखी जाती है। ठीक है, तो बस आप इस चीज़ को समझिए, पेशेंस रखिए, सही जगह कनेक्ट करिए, सही पढ़िए, और मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको अपना भाव ठीक करना है। अगर आपका भाव ठीक नहीं होगा, हाँ, एक लास्ट पॉइंट बहुत ज़रूरी, जो कई बार लोग पूछते हैं कि मैं इसे कितने दिन कर लूँ, ये रेमेडी, कि फला मंदिर जाना है, किसी को कह दिया कि आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाया करो, ये मैं कितने दिन कर दूँ, कितने 7 हफ्ते कर लूँ, 5 हफ्ते कर लूँ? तो भाई प्लीज़ ये भी आज जान लीजिए, आप लोग बहुत क्लियरली जान लीजिए कि आपकी बर्थ चार्ट में यदि सैटर्न की प्लेसमेंट या मंगल की प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार है कि आपको वो एनर्जी हमेशा एक्टिव रहेगी। ठीक है, ये कभी मैं समझाऊंगा कि जहाँ युतियाँ होती हैं ना, किसी भी प्लैनेट का हो, जितने प्लैनेट साथ में बैठे होते हैं वो एक्टिवेट हो ही जाते हैं। तो प्लैनेट की तो दशाएं तो आपकी बदलती रहती हैं, लेकिन वो साथ बैठने से भले दूसरे की भी आ गई, लेकिन उसी के साथ बैठा हुआ है तो फिर एक्टिवेट हो गया। तो अगर कोई प्लैनेट मेजर एक्टिवेटेड रहता है आपकी लाइफ में, और वो प्लैनेट आपको नुकसान कर सकता है या करता है, उसके फ़ायदे नहीं मिलते, तो आपको उसकी रेमेडी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको शनि के टेम्पल हर शनिवार लंबे समय तक, सालों तक जाना हो, क्योंकि आप जाते रहोगे, आपको लिटरल फ़र्क दिखाई देगा। आप छोड़ दोगे, धीरे धीरे 45 दिन में उसकी एनर्जी जिसे डाउन होगी, 3 महीने में डाउन होगी, तो आपको फिर फल की बात, वो बात नहीं रहेगी। राइट। तो कभी कभी एस्ट्रोलॉजी बहुत लंबी जाती है, कभी कभी एस्ट्रोलॉजी आपको कुछ ही हफ्ते में फ़ायदा मिल जाता है और आप ठीक महसूस करते हो। डिपेंड करता है आपको ट्रांजिट से प्रॉब्लम आ रही है या लिटरल बर्थ प्लेसमेंट से प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई जैसे आपको भूख लगती है, बार बार आप खाना खाते हो, वो आपकी ज़रूरत है। ठीक है, कोई विटामिन की कमी हो जाती है तो आपको उस विटामिन का सप्लीमेंट लेना पड़ता है। कई लोग कहते हैं ना कि भाई मेरे में विटामिन डी की कमी है, मुझे डॉक्टर ने कहा है मुझे धूप में ज़रूर जाना चाहिए, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो आप फिर करते हो सालों तक वो चीज़। राइट। तो उसी प्रकार अगर आपकी कोई प्लानिटरी एनर्जी कमज़ोर है तो आपको कई सालों तक वो रेमेडी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होइए, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि आपका शरीर सुरक्षित है, आपका वेल बीइंग अगर बना हुआ है, अगर आपका शरीर ठीक है, आप मेंटली ठीक हो,
तो ईश्वर ने जितना भी आपको दिया है, आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटी, आप उसमें खुश रहेंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को काउंसिल किया है जिनकी महीने की 10 लाख 50 लाख रुपए तक की इनकम है, ठीक है, लेकिन वो डिप्रेस्ड रहते हैं, वो खुश नहीं रहते, ठीक है। मैंने पॉलिटिशियंस की फैमिली में ऐसे लोग इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि उनके आगे लाइन लगा के लोग रहते हैं, मैंने ऐसे लोगों की भी डिप्रेशन को ठीक किया है, ठीक है। तो ठीक किया है के बजाय मैं बेहतर ये कहना चाहूँगा कि हैंडल किया है ऐसे केसेस को। ठीक तो भगवान करते हैं, व्यक्ति माध्यम होता है, लेकिन कहने का मतलब जिनके पास बहुत कुछ है, ठीक है, हर फील्ड में मैंने उनको देखा हुआ है परेशान होते हुए। मैंने छोटी सी उम्र में जिसको बहुत कुछ मिल गया है, मैंने उसको देखा है डिप्रेस होते हुए कंटिन्यू, ठीक है, जो कि गाइडेंस से, जो कि हैंडल करने से, जो कि समझाने से और फिर कुछ रेमेडीज़ करने से उनका ठीक होता है। लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा कि वही लोग ठीक हुए हैं मेरे साथ। आई एम लकी कि मुझे ऐसे लोग मिले जिनका भाव ठीक था, उन्होंने अपने भाव को ठीक किया। मुझे अभी तक ऐसा व्यक्ति टचवुड नहीं मिला कि जिसका भाव ही नहीं ठीक हुआ। तो मेरे पास इसका उदाहरण नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति का भाव ठीक नहीं होता, तो मैंने ऐसा सुना है कि अगर आपका भाव सही नहीं होगा, आप अंदर से सही फील नहीं करोगे उस प्लैनेट के प्रति, उस रेमेडी के प्रति, उस मंदिर के प्रति, दिल से सच्ची श्रद्धा से अगर वो काम आप नहीं करोगे तो आपको कैसे फल मिलेगा। हालांकि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं, तो जब ऐसा मिलेगा तो मैं उदाहरण शेयर करूँगा। लेकिन अभी तक तो सबको फ़ायदा हुआ और वो लोग भी ठीक थे क्योंकि उन्होंने दिल से उस चीज़ को किया। मैंने भी दिल से प्रयास किया, मैंने भी उन्हें पूरा समय दिया। ये नहीं देखा कि मैं आधे घंटे का टाइम है या 20 मिनट का टाइम है, उनको पूरा टाइम दिया, उनके भाव को जगाया, उनके मन में सवाल जो थे उसका उत्तर दिया कई तरीके से, और वो चीज़ें जागी और उनको फ़ायदा हुआ। तो ये लंबा प्रोसेस है। इन शॉर्ट, वीडियोस देख करके आपको अगर एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है, आप अगर एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखते हैं, जो लोग, मैं एक्चुअली वो कमेंट देख करके आया था जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, मेरा तो ऐसे ही है, मेरा तो नहीं हो रहा है। यू आर लकी कि आपके अंदर एस्ट्रोलॉजी देखने का इंटरेस्ट है। एस्ट्रोलॉजी के वीडियोज़ केवल देखने से भी आपके सारे प्लैनेट्स थोड़ा बैलेंस होते हैं। आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी, थोड़ा कम होगी। तो एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आपको समझ में आ रही है तो दिल से देख करके, भाव से सुनने से भी फ़ायदा ज़रूर होता है। भगवान का नाम लेने के समान ही है एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना, तो उस पर डाउट मत करिए, लेकिन आप सेल्फ रेमेडी मत करिए। जैसे मैंने कहा, ये PhD से भी ऊपर की शिक्षा है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो सिद्धि भी लगती है। तो इसलिए आप जस्ट अभी आपने थोड़ा, आप खुद ही अपने आप को लगा लीजिए आप एस्ट्रोलॉजी में कहाँ हैं। पहली कक्षा के विद्यार्थी हैं, जूनियर KG में हैं, 10th के हैं, या PhD कर चुके हैं, और PhD के ऊपर भी ये जाती है, या रिसर्च कर रहे हैं। तो आप कहाँ पर हैं, आप उसी के हिसाब से सोचिए कि PhD करने के बाद भी लोग जो है और पढ़ते रहते हैं इसको। तो उसी के हिसाब से आप अपने मन को शांत करिए और किसी सही व्यक्ति के साथ कोऑर्डिनेट करिए और एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, अच्छे रास्ते पे चलते रहिए। दिस इज़ ओनली थिंग आई वांटेड टू शेयर विथ यू। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे।